आप देख रहे हैं मुल्क मिल्लत और मसाइल। बात हम कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं बिहार असेंबली इंतखाबात पर, और बात हो रही है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम तबके की जो अहमियत है वो क्या है और उनकी स्ट्रेटजी क्या कुछ रहने वाली है। क्या कुछ कहेंगे नदीम साहब? देखिए, सीमांचल भी है और सीमांचल में AIMIM का एक तरीके से दबदबा भी देखा जा रहा है पिछले काफी लंबे वक्त से। क्या कुछ कहेंगे? ओवैसी फैक्टर क्या है, सीमांचल की पॉलिटिक्स क्या है, और सीमांचल के लोगों की यह भी डिमांड है कि जब सरकार बने तो डिप्टी CM का ओहदा किसी मुस्लिम के पास जाए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, सीमांचल की अगर आप बात करेंगे जी, तो सीमांचल में जिस हालात में मुसलमान हैं और वहां ओवैसी साहब जिस तरीके से काम करते हैं, सिर्फ सीमांचल ही नहीं बाकी और जगह भी जिस तरीके से ओवैसी साहब काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आम मुसलमानों को ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसे सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए वो एक अलग मसला है। लेकिन जहां तक मुसलमानों की मसले की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से उनके साथ काम किया है, उनकी तरक्की के लिए, उनकी फलाहियत के लिए काम किया है। आपको याद होगा कि वो कांग्रेस की सरकार थी जिसने सच्चर कमेटी बैठाई थी। सच्चर कमेटी बैठाने का एक सबसे बड़ा उसके पीछे जो वजह था कि वो जानना चाहती थी कि हमारे ही दौर में, क्योंकि कांग्रेस ही ने बनाया था, कांग्रेस की सरकार पहले जो रही थी, बिल्कुल, तो वो इस बात की फाइंडिंग के लिए उस कमेटी को बनाई गई थी कि मुसलमानों के हकीकत में हालात क्या है। और जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकल करके आई उसके ऊपर काम भी किया गया, और 2004 से लेकर के 14 तक जब मनमोहन सिंह जी की सरकार रही थी तब उसमें बहुत सारे काम किए गए हैं, और हालात तब से अब तक बहुत बदले हैं। लेकिन मैं फिर वही बातों पे आऊंगा कि अगर रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, अभी ठीक मौसमी साहब ने कहा कि जब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की तो 5% जो लोग हैं और जो बाकी 15% या 13% बात करिएगा, 18 है तो 5 और 3 8 करके 18% 13% की बात आती है, तो वहां पर उनको भी रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक, बगैर आप आज राहुल गांधी जी जिस मुद्दे को लेकर के निकले हैं, एक वोट चोरी तो मुद्दा है ही है। वोट चोरी और SIR जब कराने की ये भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ JDU के लोगों ने ये फैसला किया था, तो यही देश के गृह मंत्री की ये बात थी कि बिहार में घुसपैठिया रहते। घुसपैठिया जब आप कहते हैं तो रोहिंग्या को कहते हैं, बांग्लादेशी को कहते हैं, पाकिस्तानी को कहते हैं, मुसलमान को कहते हैं। आज जब SIR फाइनल शेप ले चुका है, इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट है, आज इलेक्शन कमिश्नर गणेश जी इस बात को कहने से मुंह छुपा रहे हैं कि आपने कितने घुसपैठी को अलग किया। तो भाजपा हमेशा ही ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। असल में मुसलमानों के बगैर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अटेंड कर रहा था। उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कही थी कि ये जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां क्या इल्जाम लगाती हैं, क्या बयान देती है, उसका जवाब देना जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नहीं है, वो जवाब दे इस बात को। तो मुझे लगता है कि चूंकि वो यहां नहीं है तो हम वो सारी बातें करें जिनका जवाब देने वाले यहां पर लोग हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, मैं अफजल अब्बास साहब आपके पास आता हूं, वापस मैं आऊंगा आपके पास। अफजल अब्बास साहब, देखिए, वोटिंग पैटर्न को लेकर के वो हमेशा सवाल उठते हैं, और आपने भी पहले जवाब में उस तरफ इशारा किया था कि मुस्लिम तबका वोट कैसे करेगा, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा निगाह रहती है और रहनी भी चाहिए। देखिए, जो JDU है वो हुकूमत चला रही है और बीजेपी के सपोर्ट से हुकूमत चला रही है, सच्चाई है, और बीजेपी मरकज में JDU के सपोर्ट से जो है वो हुकूमत चला रही है, तो एक दूसरे के सपोर्टर बने हुए हैं। एक बड़ा मुद्दा था वक्फ अमेंडमेंट बिल का, और यह भी सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों की यह उम्मीद थी कि इसमें नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो मदद करेंगे या फिर वो सपोर्ट करेंगे मुस्लिम तबके का, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी नहीं मदद नहीं की, नीतीश कुमार ने भी मदद नहीं की। अब जवाब कैसे देंगे, और क्या कुछ आपको लगता है कि मुस्लिम तबके को किन मुद्दों को जहन में रख करके वोटिंग करनी चाहिए? देखिए खुर्शीद भाई, मेरा बस यह सवाल है कि मैंने पहले भी सेगमेंट में कहा कि बिहार तरक्की के राह पर गामजन है और तरक्की करता रहेगा, और तरक्कियात जितनी भी तरक्की का काम हुआ उसमें जात, धर्म, मजहब और बियॉन्ड द रिलीजन, बियॉन्ड द कास्ट किया गया। मैं पहले भी मैंने कहा मैं हमारे एक भाई ने जो कहा कि 5% फॉरवर्ड क्लास का वोट है, बाकी पसमानदा, बिल्कुल सही है। और समाज के अगर जिस्म का एक हिस्सा अगर कमजोर हो जाए तो वो हैंडीकैप कहलाएगा, और जरूरत इस बात की है कि समाज के हर तबके के, मुस्लिम तबके के भी लोगों को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं लगातार इसकी वकालत दिल्ली में 25 साल उस वक्त भी मैंने किया। आज बदकिस्मती या खुशकिस्मती कहिए कि मैं
पटना में आके यहाँ पे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन के बैठा हूं। दिल्ली में 341 की आवाज अफजल अब्बास सैयद को उठाया था, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन आज भी कह रहा हूं कि कम से कम देख लेना चाहिए कि 20 साल में जब भी मुझे मौका मिला 4 राज्यसभा सांसद गए, जिसमें 3 ओबीसी और ईबीसी के लोग थे, एक ही फॉरवर्ड गया था। ये तो हमको मौका मिला। तो अली अनवर अंसारी साहब 2 बार राज्यसभा में रहे, साहबी साहब गए 1 बार रहे 2 साल के लिए, बलियावी साहब अपर क्लास से आते 2 साल के लिए रहे, और इसके एक और एमपी बोल रहे हैं, क्या नाम है, से बात नहीं करे 4। तो ये हमने, हमारे नेता ने ईबीसी या एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास मुसलमानों का ख्याल रखा, लेकिन हम सीमित हैं बिहार में। ऐसा नहीं कि पूरे देश मेरी पार्टी है, नेशनल पार्टी थी कभी, आज है नहीं। तो हम हर जगह ऑब्लाइज करें, लेकिन जहां तक हो सकता है उसको कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी हर तबके को मदद करें। ठीक है, वक्फ अमेंडमेंट की बात जहां तक करें, बेबटी भी शायद लो हो रहा है। जहां वक्फ अमेंडमेंट बिल से मुसलमानों में नाराजगी थी, और ये अभी भी है, इसे भी इनकार नहीं किया, लेकिन हमारी पहल की वजह से ही कुछ अमेंडमेंट जो हुआ, वो जो वहां पे हुआ, ये जदयू की देन थी। और जेपीसी में गया तो नीतीश कुमार जी से हम लोग ने कहा कि जेपीसी में भेजिए, ये भी बात सच है, हम इसे इनकार नहीं कर रहे। मुसलमानों की नाराजगी इस मुद्दे पे हो सकती है, लेकिन 20 साल के इतिहास में जो काम किया गया, क्या उसके एहसान फरामोशी हम करेंगे या उसको भुला देंगे? आप कह रहे हैं उन कामों को भी ज़हन में रखा जाए, नाराजगी अपनी जगह है, नाराजगी डेवलपमेंट के मुद्दे पे जाएंगे। मैंने काम किया, आज जो मदरसा के शिक्षकों की जो तनख्वाह मिलती है, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल गवर्नमेंट टीचर की, कितना मैं गिनाऊंगा आपको, बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो इदारे काम कर रहे हैं बाहर का। इस सब की बातों की चर्चा आगे होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आपसे राब्ता में टूट जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे का शुक्रिया खुर्शीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर बात होगी, और जितने भी लोग हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर निजामुद्दीन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये वोटिंग पैटर्न की शिकायत जो है वो बहुत सारे लोगों को रही है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को रही है, और इस वोटिंग पैटर्न की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी हुकूमतें मुस्लिम तबके के साथ अब सौतेला सलूक कर रही हैं, भेदभाव वाला रवैया अपना रही हैं, और बहुत सारे लोगों की शिकायतें, कई सारे सूबे उसमें हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप पॉलिटिकली इतने अवेयर हैं कि आप समझ गए होंगे कौन कौन से वो सूबे हैं जहां पर मुस्लिम तबके की शिकायत है कि उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। ये जो मुस्लिम की तरफ से वोटिंग पैटर्न बदला है, और बड़ी शिद्दत के साथ वो एक पार्टी को हराने के लिए और सामने वाले को दूसरों को जिताने के लिए करते हैं। कई बार वो उसमें कामयाब होते हैं, कई बार नाकाम होते हैं। ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को नफा नुकसान छोड़ दीजिए, लेकिन कम्युनिटी को क्या इसका नफा नुकसान होता है? देखिए, कम्युनिटी को तो नुकसान हुआ ही है जी, और इसको हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि वक्फ बिल जब आया तो उसको एक नैरेटिव भी बनाया गया जी, समझिए। नैरेटिव ये बनाया गया कि उसके नेगेटिव पोर्शन को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। मैं मतलब नेगेटिव, उसके अंदर नेगेटिव क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसका प्रॉपर्टी का जिस तरह से मिसयूज भारत में हो रहा था या हुआ है, मैं आंख के सामने मुन्ना मुश्ताक जो है वक्फ मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर हुआ करते थे, किशनगंज से विधायक हुआ करते थे, और वक्फ मिनिस्टर भी थे, उनके पास वक्फ भी था। मैंने देखा कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने वक्फ की जमीनें जो है, वक्फ की प्रॉपर्टी जो है उन्होंने लीज कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था। ठीक, तो गलतियां तो उसमें हुई है, ऐसी नहीं है कि गलतियां, अगर ठीक है हमारे कहने से, हमारे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो पॉजिटिव जो है उसमें जो भी जजमेंट आया है, या जो भी जो है उसमें राय आई है, वो एक अच्छा एक मैसेज मुसलमानों के बीच में गया है कि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसमें तुषार जो है, जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं, उनका भी जो है बहुत बड़ा राय है, उसमें राय देने के बाद ही ये सब आया है, ऐसे थोड़ी राय आया है इसमें। तो इसलिए हम इसको, लेकिन आप ये बात मान रहे हैं कि जो वोटिंग पैटर्न है उससे नुकसान होता है कम्युनिटी को, एकदम कम्युनिटी को बहुत नुकसान। मंसूरी साहब, आपका इस मसले पर क्या कुछ मतलब जो है वो विचार है, आपके क्या ख्यालात है इस मसले पर, और खास तौर से जो सीमांचल का मुद्दा है और जो ओवैसी की पॉलिटिक्स है, जो AIMIM की एंट्री है, पहले ही हो चुकी थी वो एंट्री, मगर अब वो और आगे बढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर के इसको कैसे देखते हैं, और क्या कुछ इसका असर पड़ेगा इंतखाबात पर? देखिए रब्बानी साहब, मैं तो पहले ही कहा कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है, और सीमांचल में सीमांचल की बहुत बड़ी समस्या है। सीमांचल डेवलपमेंट का एक मामला बार बार उठ रहा है, और सीमांचल को अलग नजरिए से देखना भी हमको चाहिए। बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है,
बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी वहां पर है, बिहार में सबसे ज्यादा अशिक्षा है और बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है, और बाढ़ के भी सबसे ज्यादा प्रभाव वाले इलाके सीमांचल हैं। लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि एक बात तो सही है कि जिस तरह से 2005 से पहले बदहाल स्थिति में सीमांचल को रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस काम को किया है, इससे कोई इनकार नहीं है। बिहार के बाकी तबके में जो काम हो रहा है वही काम सीमांचल में हो रहा है। लेकिन अब देखना है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि नजरिया बदलना पड़ेगा। मैं बार बार अपने लोगों को कहता हूं कि आप डेवलपमेंट के सवाल पर खड़े हो जाइए। कुछ तकिया कलाम है, कोई आ जाएगा खा जाएगा, इस पैटर्न पर जब तक हम रहेंगे आपको नुकसान होगा। और ताली दोनों हाथ से बजती है। ये शिकायत बार बार जदयू के साथी को है, बार बार हमारे एनडीए के साथी को है कि भाई हम सब कुछ करते हैं, वोट नहीं करता, वोट में मतलब डील होता है। तो ये इसलिए मैंने आपको जाति गणना का चर्चा किया। अभी तक जितनी राजनीति हो रही थी रफाली साहब, वो जाति गणना से पहले वाली हो रही थी। बिल्कुल ठीक है, राजनीति हो रही है ना। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा और है, वो है MY समीकरण। इसकी चर्चा हमेशा खास तौर से बिहार में होती रही है और ये आज से नहीं, कई दहाइयों से हो रही है MY समीकरण। और दोनों का परसेंटेज जो बैठता है वो 32+ बैठता है। ये क्या समीकरण मतलब जो है ये है, धरातल पर है, ये मौजूद है। और क्या ये सिर्फ चुनाव के वक्त दिखता है जब मुसलमान किसी परेशानी में आते हैं? क्या ये समीकरण उस वक्त भी दिखता है या फिर ये बिखर जाता है? नहीं, ये समीकरण तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये समीकरण तो सिर्फ चुनाव के लिए है। चुनाव के काल में माई हो जाता है, बाद में तो वाई हो जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मसला है कि अब बिहार के मुसलमान इस बात को समझते हैं। बिहार के मुसलमान अब इस झांसे से नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जो माई कर रहे थे ना वो A-Z हो गए। अब उनको ज्यादा दूसरे की चिंता हो गई। यहाँ तो माई एम है ही नहीं, एम तो कहीं नहीं है। और आप देखिएगा कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ उनका कहना है कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनाना है तो आप तो देंगे। लेकिन जब उनसे पूछिए कि अगर आपके क्षेत्र में कोई मुसलमान कैंडिडेट है तो क्या कीजिएगा, तो फिर वहां पर उसकी छुट्टी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है बिहार में। अब कोई MY समीकरण यहाँ पर नहीं है। बिहार के मुसलमान छूटे। और देखिए एक बात रब्बानी साहब मैं बता देता हूँ, अभी क्या हुआ है ना, 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इस चीज पर बहुत काम किया। हम लोग बराबर लगातार नजर रखे हुए थे। तो मैंने देखा कि तमाम शिक्षकों की बहाली, तमाम आर्थिक रूप से संपन्न करना, गांव सड़कों को करना, तमाम खतरे जिससे कि मुसलमान प्रभावित हो रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने उसको सीधे एड्रेस किया। अब केवल एक एड्रेस करना बाकी है, तब जाके ये सेक्युलर दलों की जो तथाकथित सेक्युलर दल जो अपने को कहते हैं इसकी बोलती बंद होगी। अभी हमारे नदीम साहब कह रहे थे स्ट्रक्चर कमेटी, अरे स्ट्रक्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने तो रिपोर्ट दे दिया कि देश के मुसलमानों की 72 स्थिति 40 से हो गई। तो जो आदमी 50 साल शासन किया उसके बाद वो 72 स्थिति हो गई। तो कांग्रेस को तो कोई राइट ही नहीं है बोलने का। कांग्रेस पार्टी को इस पर बहस करेंगे आप और चर्चा करेंगे। और बहुत ऑलरेडी चर्चा इस पर हो चुकी है। बात सच है कि जो 78 साल की आजादी है इसमें 55 बरस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो हुकूमत रही है कांग्रेस की। 55 बरस 78 बरसों में, ठीक है साहब। तो जिम्मेदारी ज्यादा उसी की बनती है, जवाबदेही ज्यादा उसी की होती है। जिसने ज्यादा आ रहा हूं सर, आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है। अभी बीजेपी 11 साल से मरकज में हुकूमत कर रही है और अलग अलग सूबों में अलग अलग हिसाब से वो जो है रूल कर रही है। तो सवाल अब उससे ज्यादा होते हैं। अब चूंकि जाहिर तौर पर हम आखिरी मरहले में पहुंच गए, वक्त की भी कमी है। नदीम अंसारी साहब, क्या कुछ आप कहेंगे? ये जो तमाम इश्यूज हैं और ये वोटिंग पैटर्न भी है, उसमें SIR भी है, उसमें सीमांचल भी है, वैसी भी है, मुद्दे भी हैं, ये तमाम बातें हैं और कांग्रेस के ऊपर लगने वाले इल्जामात भी हैं। क्या कुछ कहेंगे? असल में कुछ अपील आपकी तरफ से वोटर्स के लिए जरूर होनी चाहिए इस वक्त। समाज के मुख्य धारा में जुड़े जी और अपने हक और हकूक की बात करें जी। दूसरी बात, अभी हमारे साथी ने कहा कि कांग्रेस 65-70 साल रही, क्या थी? आप बताइए कि 2014 से लेकर के 2024 तक हिंदुस्तान में जितनी मॉब लिंचिंग हुई, गौ रक्षा के नाम पे जो मुसलमानों के साथ हुआ, यूपी में 800, 600, 500, 700 साल पुराने हमारे खानकाह दरगाह को तोड़ा जा रहा है। वहां पे जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ये पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ था।
आपके जिसके साथ जेडीयू जुड़ी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ जेडीयू ही उसके साथ जुड़ी हुई है जो आज 2014 में उनकी सरकार बनी है। तो जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर पूरे मुल्क में जो जुल्म गारत किया जा रहा है, इसका पूरा का पूरा अगर श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा, इसकी क्रेडिट अगर किसी को दिया जाएगा तो जेडीयू और नायडू साहब को दिया जाएगा। क्योंकि अगर वो 2014 में इन लोगों के साथ, इस फिरकापरस्त ताकतों के साथ अगर नहीं खड़े होते तो आज हिंदुस्तान के हालात अलग होते, सरकार अलग होती, चीजें बदली हुई होती। क्योंकि इन दोनों की वजह से ही वहां पे सरकार आज चल रही है। लेकिन ये लोग किसी भी मुसलमान के किसी भी मसले को लेकर के ये खामोश रहते। आप बताइए कि अगर यूपी में कुछ होता है तो वहां भी तो एनडीए की सरकार है, केंद्र सरकार। आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए, जहां भी जुल्म हो रहा है आवाज उठनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। आप अपने सूबे में ही आवाज जब नहीं उठा सकते हैं तो आप दूसरे सूबे की बात क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। के साथ क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे डॉक्टर निजामुद्दीन साहब के पास आना है। डॉक्टर निजामुद्दीन साहब, क्या कुछ आखिर में कहेंगे? तमाम मसले मसाइल हैं, असल मुद्दा यह है कि असेंबली इंतखाबात हैं और उसमें असल मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए। एक बात तो तय है कि सीमांचल पर अगर अभी बात हो रही थी कि सीमांचल में शायद मैं सीमांचल का रहने वाला, कटिहार का रहने वाला हूं और मैं 5 साल भारत सरकार में मैं सैयद शाहनवाज जी का राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम किया हूं। मैं सीमांचल को बहुत नजदीक से देखता हूं और जुड़े रहता हूं। आप आज जाके देखिए किशनगंज में कितनी तरक्की हुई है। आप सोचिए कि चाय बागान जो है किशनगंज में, ठाकुरगंज में, चुरली में, पुआ खाली में चाय बागान इतने जो है, पाइनएप्पल की खेती होती है, चाय बागान की खेती होती है। नीतीश जी ने वहां एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया, मेडिकल कॉलेज है। तो आप सीमांचल में जाके देखिए, कटिहार में मेडिकल कॉलेज है, कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया। हमको याद है कि कटिहार में जब बिजली चली जाती थी, ट्रांसफार्मर जल जाता था तो सहरसा जाता था ट्रांसफार्मर ठीक होने के लिए। अब कटिहार में रिपेयरिंग सेंटर खुल गया। तो तरक्की आप ये मत कहिए, 20 साल में इतनी तरक्की नीतीश कुमार ने और बीजेपी गठबंधन ने किया है कि आप अगर मैं गिनाने लगूं तो लंबी फहरिस्त है। चलिए ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि आप जो कहते हैं कि जो है मॉब लिंचिंग होता है, अरे मॉब लिंचिंग होता है तो आप लोग कांग्रेस के सांसद जो है क्यों नहीं जाते हैं? वो तो उनको भी डर लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के सांसद जाते हैं कि नहीं जाते हैं ये अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारी उन लोगों की है, उन पॉलिटिकल पार्टियों की है जो रूल कर रही है, जो मरकज में रूल कर रही है या फिर सूबे में रूल कर रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। हाँ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की और समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। बहरहाल मैं इस प्रोग्राम को ये खत्म करता हूं और बात हम आज कर रहे थे बिहार असेंबली इंतखाबात की। बात हो रही थी कि बिहार असेंबली इंतखाबात में इस बार मुस्लिम तबके का रवैया क्या रहेगा, उसकी अहमियत क्या है और स्ट्रेटजी क्या है। क्या वो वही अपने कंधों पर जिम्मेदारी निभाएगा, उठाएगा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हराने की, या फिर मुद्दों की बिना पर वो बात करेगा, मुद्दों की बिना पर जो है वो वोट करेगा। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और जाहिर तौर पर जो वोटर्स हैं बिहार के, उन्हें यही अपील रहेगी, उन्हें यही सलाह मशवरा रहेगा कि आप सजगता और जागरूकता के साथ, बेदारी के साथ अपने मुद्दों को समझिए और अपने जो लीडर्स हैं आपके इलाके में, जो भी कैंडिडेट्स होंगे, उन कैंडिडेट्स के बीच चुनाव कीजिए कि कौन बेहतर है आपके लिए। किस पार्टी से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन बेहतर है, कौन अच्छा लीडर आपके लिए हो सकता है, आपके समाज के लिए, आपके सूबे के लिए कौन लीडर अच्छा हो सकता है। इसको जहन में रख करके वोट कीजिएगा और वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।